पर्सनल लेवल पे आपको खुद ढूंढना होगा कि आपकी क्या वीकनेसेस है और उसको इम्प्रूव करना होता है। तो हर मोमेंट पे काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके टेस्ट सीरीज में अच्छे भी मार्क्स आ रहे हैं या थोड़े एवरेज भी आ रहे हैं तो आप ये छोड़ दे काम करना। कीप वर्किंग अंटिल लास्ट मोमेंट। वो स्टैटिक पोर्शन जो होता है उसका रिवीजन कभी भी कम नहीं होना चाहिए। नेवर डू टेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिवीजन, कि आप सोर्सेज लिमिटेड रखिए, बार बार रिवाइज कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो से हमारे साथ हैं शैलजा मैम, जिनका 83 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। ये मैम का 3rd अटैम्प्ट था। इसके पहले मैम ने 2 अटैम्प्ट और दिए। इसके पहले मैम ने मेंस लिखा है और जो मैम का ऑप्शनल है वो हिस्ट्री है। तो मैम की स्ट्रेटजी जानते हैं, क्या बुक लिस्ट फॉलो करी है, जो भी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। मैम सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम शैलजा है। मैंने ग्रेजुएशन BA ऑनर्स हिस्ट्री सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और ये 2018 में मैंने कंप्लीट करा था। उससे पहले DPS RK पुरम से क्लास 11th और 12th में ह्यूमैनिटीज़ से मैंने पढ़ाई की है। ओके, सो मैम सिविल सर्विसेज की जर्नी के बारे में बताइए कि आखिर आपने सिविल सर्विसेज जर्नी क्यों स्टार्ट की। हाँ, तो ड्रीम हमेशा से था कि UPSC को क्लियर करना है, UPSC क्रैक करना है। तो शुरू से ही ग्रेजुएशन टाइम में भी था दिमाग में कि UPSC देना है, बट आई डिड नॉट स्टार्ट एनी प्रेपरेशन एज सच ड्यूरिंग दैट टाइम। स्टार्ट करा मैंने ग्रेजुएशन के बाद। 2019 में प्रीलिम्स दिया था, वो क्लियर नहीं हुआ मेरा। 2020 में मेंस दिया था मैंने और ये 2021 में दिया और 83 रैंक आई है। तो बस यही था कि ये जर्नी रही है मेरी। राइट मैम, सो स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन में आए तो मैम उस टाइम पे कैसे आपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करने स्टार्ट करी या फिर गाइडेंस लेना स्टार्ट की, क्योंकि मैक्सिमम आपने जो प्रिपरेशन है वो सेल्फ स्टडी से किया। हाँ जी, तो यही था कि शुरू में आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में आई डिड नॉट लिमिट माय सोर्सेज। तो वो एक था फैक्टर कि जो मुझे लगता है कि काफ़ी एम्फसाइज करना चाहिए। यू नीड टू लिमिट योर सोर्सेज। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी सोर्सेज करने का ट्राई करा और उसके कारण रिवीजन में कमी थी। बट आई नेवर कंसिडर माय फर्स्ट अटेम्प्ट एज अ फेलियर, क्योंकि वही जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी गलतियाँ थी दैट हेल्प मी गेट थ्रू द सेकेंड एंड द थर्ड अटेम्प्ट, प्रीलिम्स स्पेशली। तो इसलिए वो एक्सपीरियंस के तौर पर लीजिए और अगर कुछ गलती है तो उसको उस पर वर्क कीजिए और आगे बढ़िए और देखिए कि आप कौन सी चीज़ें और बेटर तरीके से कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन या करंट, जो और रिवीजन चाहिए। तो रिवीजन इज़ द की, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज एक्यूरेसी मैटर्स। तो उस चीज़ पे फोकस कीजिए। तो प्रीलिम्स के लिए ये मेरा एडवाइस होगा। राइट मैम, सो मैम जैसे कि आप स्टीफन कॉलेज से हैं और मैम आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया आपका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, देन आपका इंप्रूवमेंट हुआ सेकंड में कि आप मेंस लिखे। तो मैम अपने आप को डिमोटिवेट कैसे रख पा रहे थे, क्योंकि स्टीफन ऐसा कॉलेज है जहाँ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट होते रहते हैं जल्दी, कहीं कोई कहीं। तो हाँ, ये है कि इवन लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माय बैच आल्सो गॉट थ्रू इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट आल्सो। तो वो होता है कि हाँ, योर peer groups and peer people are getting through this examination, you're still stuck in this whole UPSC cycle. तो हाँ, उसमें लेकिन you need to have your own motivation. What is the factor that you have chosen this stream of career? तो वो आपने क्यों चूज किया है? UPSC क्रैक करना या UPSC को क्लियर करने का एम क्यों था? वो आपको उस टाइम मोटिवेट करेगा। इवन आई रिमेंबर in my second attempt when I didn't get through my mains, तो शुरू के कुछ टाइम जब रिजल्ट आया था तो I was numb। तो उस टाइम नहीं लग रहा था कि क्यों नहीं हुआ, because obviously a lot of people expect कि people from humanities background get through easily in the mains। तो वो टाइम था कि काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यों नहीं हुआ। But then a few hours after the result, I went through the toppers answer sheets and I
वेंट थ्रू माई ऑल्सो आंसर शीट्स, और मुझे लगा कि कहाँ वो डिफरेंस था या कहाँ चीज़ें मैं और बेटर तरीके से लिख सकती थी या कहाँ रिवीजन और होता तो और कंटेंट हो सकता था। तो मुझे उस टाइम लगा कि हाँ मे बी कुछ चीज़ें ऑप्शनल में या कुछ चीज़ें जीएस पेपर में भी रिवीजन और हो सकता था, तो और कंटेंट अच्छे आ जा सकते थे, स्ट्रक्चरिंग आंसर का बेटर हो सकता था। तो 2020 अटेम्प्ट के बाद मैंने मेंस का काफ़ी कुछ चेंज किया, और वही चीज़ें जो उस टाइम मैंने एनालाइज की, और मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया। स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दिस, क्योंकि काफ़ी ये होता है कि यूपीएससी साइकिल में यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, यू डोंट हैव टाइम टू ग्रीव। साइकिल आपका इतना टाइम टेकिंग होता है कि हर टाइम आपको खुद को मोटिवेट करना है। स्पेशली आई कंसिडर माई सेल्फ प्रिविलेज्ड कि घर से ज़्यादा प्रेशर नहीं था फैमिली से कि तुमको इस अटेम्प्ट में ही निकाल लेना है। तो उस टाइम मुझे अपने आप में पॉजिटिविटी लानी थी कि मेरा होगा। तो फिर मैं अपने आंसर्स को एनालाइज करती थी, और फिर इस अटेम्प्ट में मैंने खुद से ही हर आंसर को सोचा कि मैं हर आंसर को हर वे में कैसे बेस्ट लिख सकती हूँ। तो वो मुझे आई थिंक काफ़ी हेल्प किया मेंस में इम्प्रूव करने में मार्क्स। राइट मैम। सो मैम प्रीलिम्स के बारे में बताइए कि मैम प्रीलिम्स की आपने स्ट्रेटजी क्या फॉलो करी इस बार? जैसे कि आपने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ स्टैटिक पोर्शंस के जो 40 to 45 क्वेश्चंस आते हैं उस पे कमांड काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आई बिलीव कि 90 to 95% एक्यूरेसी इन दो सेक्शंस हेल्प्स यू गेट थ्रू द अबव द कट ऑफ। तो वो स्टैटिक पोर्शन जो होता है उसका रिवीजन कभी भी कम नहीं होना चाहिए। नेवर डू टेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिवीजन, ये मेरा एक स्ट्रैटेजी था जो मैं हमेशा मानती थी, और ये मेरा पर्सनल लेवल पे है कि काफ़ी टॉपर्स या काफ़ी और भी कैंडिडेट्स होते हैं जो बोलते हैं टेस्ट करो। मैं भी बोलूँगी टेस्ट कीजिए, बट वो कभी भी ऐसा ना हो कि आप टेस्ट इतना कर रहे हैं कि आप अपनी स्टैटिक पोर्शंस और करंट को रिवाइज करना भूल रहे हैं। तो टेस्ट कीजिए प्लस कॉम्प्लीमेंट इट विथ राइट अमाउंट ऑफ रिवीजन। तो जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया तो हो गया, वो रिपीटेडली हर कुछ टाइम पे उसको रिवाइज करते रहिए। तो वो हेल्प करेगा कि आप कैसे इम्प्रूव करते हैं अपने एक्यूरेसी को। और टेस्ट में वो पता लग रहा है कि अगर आपका रिवीजन ज़्यादा हो रहा है तो टेस्ट बताएगा आपको कि आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है, तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। अगर आपकी रिवीजन में कमी है तो आप टेस्ट दे के आप देख सकते हैं कि और कितना रिवीजन चाहिए। प्लस एक और चीज़ मेरा ये मानना है कि जब आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उस मोमेंट में कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, कुछ प्रेडिक्ट मत कीजिए कि इस सेक्शन या इस बुक से आएगा। आप खुले दिमाग से जाइए, ये सोचिए कि जितनी भी मैंने पढ़ाई की है 1 to 2 years ऑफ प्रेपरेशन में, उसका जो नॉलेज गेन हुआ है दैट विल हेल्प मी गेट थ्रू द एग्जाम। तो वो नॉलेज पे आप अपने फेथ रखिए, अपने नॉलेज को डाउट मत कीजिए, और वही नॉलेज आपको एलिमिनेट करने में ऑप्शंस को हेल्प करेगा और राइट आंसर अराइव करने में हेल्प करता है। ओके, सो मैम अराउंड आप कितने क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हैं? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 90+ करा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि फिर उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और मुझे लगा कि उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मेरी नहीं रह रही है। तो सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने 80 to 85 करने की कोशिश करती थी, 87 तक जाती थी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं टेस्ट देती थी उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि 87 मेरे लिए सही है। तो वो आपको अपने लिए ढूंढना होगा कि आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको सबसे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो क्या है। वो टेस्ट से आपको पता लगेगा और वो आप फाइनल एग्जाम में फिर अप्लाई कर सकते हैं। ओके मैम, जो सीसेट है, आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, तो मैम सीसेट को कैसे किया आपने? हाँ, तो सीसेट ऑब्वियसली 10th के बाद ही मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया था। तो एक फैक्टर था कि सीसेट इज़ गेटिंग टफर ईयर बाय ईयर। तो वो मैं क्या करती थी कि मैं सेक्शनल वाइज करती थी। पहले मैं सीसेट में कॉम्प्रीहेंशन करती थी एंड देन आई विल डू द मैथ्स सेक्शन। तो वो मेरा एक स्ट्रैटेजी होता था। प्लस मैथ्स के जो वो पोर्शंस होते हैं जिसमें आपको फार्मूलाज चाहिए, जिसमें आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक से मैंने कोई भी एक आप बुक ले सकते हैं मार्केट से, डू दो सेक्शंस विच यू फील यूर वीक इन, और आप उससे
चैप्टर वाइज कीजिए और उससे ये होगा कि आपको जो वीक पॉइंट है वो कवर हो जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वी इग्नोर सीसैट लॉट ऑफ टाइम्स, डोंट इग्नोर इट। अगर आप वीक है मैथ्स में तो यू हैव टू डू मैथ्स, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लें और हो जाएगा, क्योंकि हर साल टफ हो रहा है। तो आप वो चीज़ें कीजिए जिसमें फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक मैथ्स है वो आप किसी भी बुक से कीजिए, तो आपको वो हेल्प करेगा कि फाइनल एग्जाम में आपको एटलीस्ट नर्वसनेस नहीं आएगा और आप जितना चाहिए कट ऑफ उससे अबव मार्क्स ला पाएंगे आप। ओके, सो मैम मेंस के बारे में बताइए मैम, मेंस में आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? लास्ट ईयर आपकी क्या कमियां नज़र आई आपको? आई थिंक लास्ट टाइम फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई बिलीव कंटेंट में थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा इशू था रिवीजन में, और थोड़ा स्ट्रक्चरिंग का भी प्रॉब्लम था। तो वो मैंने 2-3 टॉपर्स के ब्लॉग्स देखे, उनके स्ट्रैटेजीज पढ़े। स्पेशली आई बिलीव 2013 टॉपर गौरव अग्रवाल हैज़ रिटन आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी ऑन जीएस, और वो बताते हैं कि कैसे यू हैव टू डिवाइड योर आंसर्स इनटू डिफरेंट सेक्शंस सो दैट योर आंसर लुक्स एज कॉम्प्रिहेंसिव एज इट कैन बी। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कंटेंट है तो आप दैट इज़ एनफ। कंटेंट होने के बाद भी आपको काफ़ी कुछ इम्प्रूव करना होगा आपके आंसर में। तो एक आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए आप हर पार्ट पे फोकस कीजिए। इंट्रो में आप जितना अच्छे से डेटा या एग्जाम्पल दे सकते हैं, बॉडी में आप हर डायमेंशन को डील कीजिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इम्पैक्ट, डीमेरिट, मेरिट, इस वे से चलिए। फिर कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड भी डाल सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम भी डाल सकते हैं, या आप ये डाल सकते हैं कि कैसे कोई पर्टिकुलर लॉ और इम्प्रूव हो सकता है और रिवाइज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो क्वेश्चन वाइज होती है। तो क्वेश्चन वाइज हर क्वेश्चन को डील करने का एक तरीका होता है। वो आप जैसे जैसे आप कंटेंट बिल्ड करेंगे आपको स्ट्रक्चरिंग खुद ब खुद पता लगेगा। आप शुरू में भी कुछ आंसर्स लिख के देख सकते हैं, उसको खुद से सेल्फ इवेल्युएट भी कीजिए। दैट इज़ वन थिंग आई यूज्ड टू डू। आई यूज्ड टू राइट माई आंसर्स, आई यूज्ड टू गो थ्रू देम, और मुझे लगता था कि कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ और एग्जाम्पल्स डाल सकती हूँ। तो वो आप कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल्स थ्रू आउट द प्रेपरेशन 1 और 2 ईयर्स आप एग्जाम्पल्स कलेक्ट कीजिए हर पोर्शन से, और वो अपने आंसर में डालिए। अपने आंसर को यूनिक बनाइए, क्योंकि आपके आंसर रिडंडेंट ना लगे कि बहुत बेसिक लेवल का है। आपका आंसर यूनिक होना चाहिए, करंट सिनेरियो से लिंक्ड होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो मेंस में हेल्प करती है और मेंस में मार्क्स को बढ़ाने में काम आती है, स्पेशली इन जीएस। और ऑप्शनल का अपना एक स्ट्रैटेजी होता है जो फॉलो किया जा सकता है। ओके, तो मैम ऑप्शनल के लिए आपने क्या किया? ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है, तो पिछली बार से काफ़ी इम्प्रूव करा मैंने मार्क्स हिस्ट्री में। तो मुझे ये लगता है कि मेरा जैसे बैकग्राउंड था हिस्ट्री में, सो आई हैड अ लॉट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी टू रेफर टू, आई हैड अ लॉट ऑफ कॉलेज नोट्स। तो जिनको नहीं है तो वो इस पे काम कर सकते हैं। शुरू में आप इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। एनालिटिकल आंसर्स होते हैं, सो यू नीड टू नॉट जस्ट राइट अ फैक्चुअल आंसर। आप हर डायमेंशन से डील कीजिए। आप किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को हर पर्सपेक्टिव से देखिए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, उसका इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उस टाइम क्या सिचुएशन था। तो वो काफ़ी रेलिवेंट करता है आंसर को हिस्ट्री ऑप्शनल में। और प्लस मैप ऑप्शनल में काफ़ी एक्यूरेसी चाहिए, तो आप शुरू से ही मैप को अच्छे से कीजिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों के स्ट्रैटेजीज़ में मिलेंगी, बट पर्सनल लेवल पे आपको खुद ढूंढना होगा कि आपकी क्या वीकनेसेस है और उसको इम्प्रूव करना होता है। तो ये बोलना चाहूँगी मैं। राइट मैम, टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में बताइए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस? जी, तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने 2 जगह से टेस्ट सीरीज ली थी, जीएस स्कोर और सेल्फ स्टडी हिस्ट्री की। और जीएस के लिए मैंने सिर्फ एक टेस्ट सीरीज ली थी, विजन आईएएस की। तो टेस्ट सीरीज़ में मोस्टली मैंने 2020 में फोकस करा था, तो उससे काफ़ी कुछ ये पता लग गया था कि व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो कॉलेज से निकलने के बाद काफ़ी डिफरेंट होता है इसके आंसर राइटिंग। वी हैड बीन राइटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स इन डीयू एग्जाम्स, बट उससे काफ़ी डिफरेंट होता है यूपीएससी के आंसर्स। तो टेस्ट सीरीज से वो पता लगता है कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। तो जब एक्सपेक्टेशंस आपको पता लग जाती है टेस्ट सीरीज से, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तब आपको खुद का तरीका
पे काम करना होगा कि आप कहाँ पर कौन सी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको टिप्स देंगे। इवन सम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड यू मेंटोरशिप। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप सर से रेफर कर सकते हैं। इवन आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ coaching institutes regarding what should be the strategy to attempt sections from history optional। तो ये सब चीज़ें थी जो टेस्ट सीरीज के थ्रू मैंने इम्प्रूव करी और मैंने वर्क करा। प्लस जो सजेशंस मिलता है टेस्ट सीरीज में, टेक इट सीरियसली। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि नहीं यू बीन डूइंग वेल तो आपको नहीं काम करना है, क्योंकि यू हैव टू बी वन ऑफ द रियली गुड आंसर राइटिंग पीपल। तो उसको करने के लिए आपको हर मोमेंट पे काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके टेस्ट सीरीज में अच्छे भी मार्क्स आ रहे हैं या थोड़े एवरेज भी आ रहे हैं तो आप ये छोड़ दे काम करना। कीप वर्किंग अंटिल लास्ट मोमेंट। एग्जाम से पहले तक हर मोमेंट पे काम कीजिए कि कैसे और आंसर्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। टेस्ट सीरीज के सजेशंस को फॉलो कीजिए और उससे इम्प्रूव कीजिए और दैट विल हेल्प अ लॉट। ओके, सो मैम प्रिपरेशन के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हर स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए? तो प्रीलिम्स के लिए तो जैसे स्टैटिक पोर्शंस के लिए मैंने बेसिक बुक लिस्ट ही फॉलो करी थी जो हर टॉपर करते हैं। तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत मैंने फॉलो की थी। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो की थी। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज फॉलो की थी। इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम आईएएस की इकोनॉमिक्स बुक आती है वो। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस फॉलो की थी। और एंशियंट मिडीवल मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल था तो मैं उपिंदर सिंह करती थी। बट जिनका नहीं है दे कैन डू क्लास 11-12 हिस्ट्री एनसीईआरटीज एज वेल। पर उपिंदर सिंह में काफ़ी चीज़ें और मिल रही है एक्स्ट्रा, तो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन गो थ्रू दैट बुक। और करंट अफेयर्स के लिए मैं मंथली करती थी विजन से। तो विजन आईएएस की मैं मंथली प्लस ईयरली पीटी 365 एज वेल एज इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट करती थी। ओके, और मैम मेंस के लिए? हाँ, तो मेंस के लिए जो प्रीलिम्स ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स है उसके लिए तो सेम ही बुक लिस्ट रहा था मेरा। बस वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं मेंस में, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब मैंने विजन आईएएस की बुकलेट से करी थी। प्लस मंथली और ईयरली कंपाइलेशंस मेंस 365 वो इनफ कंटेंट देते हैं। व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स इज योर रिवीजन ऑफ दोज कंटेंट। तो हर टॉपर के सोर्सेज मोस्टली सेम ही होते हैं। डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन दोज क्रूशियल मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन। तो उस टाइम आप कितना ज़्यादा रिवीजन कर रहे हैं उस सेम कंटेंट का, और फिर वो आंसर में आपका दिख रहा है कि नहीं। अगर आपको पता है एंड यू आर एबल टू पुट इन दोज लिमिटेड 150 to 200 वर्ड्स, वो मैटर करता है। क्योंकि काफ़ी कंटेंट होता है हम लोग के पास, बस उनको उस 200 वर्ड्स में डाल पाते हैं या नहीं वो मैटर करता है। दैट इज़ वन थिंग आई बिलीव आई चेंज्ड इट फ्रॉम माई लास्ट अटेम्प्ट। तो 2020 अटेम्प्ट से 2021 में ये चेंज करा था कि मेरे पास कंटेंट है तो मैं उसको अच्छे से आंसर में दिखा पाऊँ कि येस आई डू हैव कंटेंट। तो सोर्सेज कहीं भी किसी भी एक कोचिंग मटेरियल या कोई भी एक बुक से आप कर सकते हैं। उसको एक ही सोर्स से कीजिए, बस बार बार कीजिए और उसको करंट अफेयर से लिंक कीजिए और करंट एग्जाम्पल्स डालिए। दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस आंसर राइटिंग। राइट मैम, और ऑप्शनल के लिए मैम? हाँ, तो ऑप्शनल के लिए बुक लिस्ट थोड़ी एक्सटेंसिव थी, प्लस आई डिड हैव कोचिंग कॉलेज नोट्स। तो ऑप्शनल के लिए एंशिएंट इंडिया के लिए मैंने उपिंदर सिंह करा था और कॉलेज नोट्स में आर्य शर्मा और रोमिला थापर के भी नोट्स थे मेरे। मिडीवल इंडिया के लिए मैंने सतीश चंद्रा की बुक करी थी, प्लस सेल्फ स्टडी हिस्ट्री की भी मैंने टॉपिक मटेरियल वाइज करा था लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। मॉडर्न के लिए मैंने बिपन चंद्रा करा था, स्पेक्ट्रम किया था, और 2-3 बुक्स और होती हैं बट दैट इज़ अप टू यू। सब टॉपर्स में मैंने भी 1-2 जगह डाली है बुक लिस्ट, बट वो आपको अपने हिसाब से करना होगा इफ़ यू हैव टाइम। मॉडर्न इंडिया में मोस्टली बुक्स से ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप मल्टी डायमेंशनल आंसर डाल रहे हैं या नहीं, तो वो आपको हेल्प करेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने एक वर्ल्ड सिविलाइजेशन वॉल्यूम C करके आता है वो करा था मैंने, और एक सेल्फ स्टडी हिस्ट्री की टॉपिक वाइज मटेरियल करा था वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। बेसिक लिमिटेड सोर्सेज ही मैंने रखे थे और उसी को बार बार रिवाइज करती थी। ओके, सो मैम अराउंड कितने घंटे आप डेली पढ़ने का कोशिश करते हैं?
8 to 10 आवर्स मैं चाहती थी हर दिन निकाल पाऊँ, और ये मेरा कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा काम करती थी कि एटलीस्ट 8 आवर्स भी रखे हैं मैंने तो रोज़ दिन होनी चाहिए। 10 आवर्स मोस्टली मैं करती थी, और जब एग्ज़ाम पास आने लगता था तो चाहती थी कि 12 आवर्स तक हो पाए। तो वो था कि हाँ 12 आवर्स में जब एग्ज़ाम पास आने लगता था तब करती थी, बट 8 to 10 आवर्स मैं मोस्टली फोकस करती थी। प्लस ये मेरा मानना है कि जिस दिन आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ रही है तो आप ज़्यादा पढ़िए, किसी दिन आपका नहीं है तो मोस्टली क्वालिटी टाइम निकालिए पढ़ाई पे। ज़्यादा आवर्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उन आवर्स को कितना प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं। अगर 4 घंटे में भी आप उस डेली गोल को आप अचीव कर रहे हैं तो वो मैटर करता है, ना कि आप कितना आवर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो मैम लास्ट में जो न्यू एस्पिरेंट है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? न्यू एस्पिरेंट्स को मैं यही देना चाहूँगी कि प्रीलिम्स है थोड़ा डाइसी, थोड़ा टफ भी है, तो उसके लिए बेसिक यही होना चाहिए कि आप सोर्सेज लिमिटेड रखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और जो मंथली जितने भी आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं या उससे जो नॉलेज आ रहा है उस पर फोकस कीजिए। एक्सपेक्ट मत कीजिए कि उन सोर्सेज से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वही नॉलेज आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं कुछ लिंक्स आप जोड़ सकते हैं उन नॉलेज से, और वो आपको आंसर पे अराइव करने में फोकस करेगा। तो प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, सीसैट इग्नोर मत कीजिए। सीसैट को भी आप कुछ टाइम डिवोट कर सकते हैं। मैं हर मंथ में एटलीस्ट 1 वीक सीसैट को ऐसे डिवोट करती थी। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपका वीक है तो आप सीसैट को इग्नोर मत कीजिए, आप उस पर भी फोकस कीजिए। एंड प्लस इनिशियल डेज ऑफ प्रेपरेशन में आप कंटेंट वाइज अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो छोटे छोटे आंसर्स लिख के आप खुद सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं। एंड लेटर यू कैन गिव टेस्ट सीरीज ऑल्सो फॉर टाइम मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। जय हिंद।